नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात भारतीय न्यायपालिका की साख पर मंडराते संकट की, और क्या इसके पीछे खुद कुछ न्यायाधीशों का आचरण जिम्मेदार है? आखिर क्यों मौजूदा चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि रिटायरमेंट के बाद जजों को कोई पद नहीं लेना चाहिए? और क्या है कॉलेजियम सिस्टम जिसे लेकर जज साहबान पर भाई भतीजावाद का आरोप भी लगता है? क्यों सरकार नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाना चाहती है जो जजों की नियुक्ति करे? क्या नियुक्ति का अधिकार सरकार अपने पास लेना चाहती है ताकि एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका बनाई जा सके? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस तस्वीर को देखिए, पिछले दिनों बहुत चर्चित हुई ये तस्वीर है जस्टिस यशवंत वर्मा की। दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे, 14 मार्च को यानी 2025 इसी होली की रात दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगी। आग बुझाने गई फायर ब्रिगेड को वहां भारी मात्रा में जले हुए नोट मिले। यह खबर जंगल में आग की तरह फैली और न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे, या कहिए कि उसकी साख भी उन नोटों के साथ खाक नजर आई। हालांकि जस्टिस वर्मा ने दावा किया कि यह नकदी उनकी या उनके परिवार की नहीं थी और उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने, तत्कालीन चीफ जस्टिस अब तो बदल गए हैं, अब गवई साहब आ गए हैं, तो संजीव खन्ना जी ने तुरंत उनका जो न्यायिक कार्य था वो छीन लिया और 3 जजों की एक समिति गठित की। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को दिल्ली से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। इस समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। ऐसी चर्चा है कि जस्टिस वर्मा दोषी पाए गए हैं, लेकिन यह सिर्फ कयास है। इसीलिए विपक्ष इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है। यह भी चर्चा है कि केंद्र सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने सीजेआई बीआर गवई से इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है, लेकिन अब तक एफआईआर नहीं हुई है। तो जस्टिस वर्मा का मामला भारतीय न्यायपालिका पर एक ऐसा गहरा धब्बा है जो शायद ही छूट सके। जले हुए नोट अगर रिश्वत हैं तो साबित होता है कि भारत के न्यायालयों में इंसाफ का सौदा होता है। पैसा देकर मनमाफिक फैसले पाए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति से डरना चाहिए, क्योंकि ये जन विद्रोह की वजह बन सकता है। ये बात हम नहीं, भारत के चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने अभी क्या कहा है ये जानना बेहद जरूरी है। 14 मई 2025 को भारत के 52वें चीफ जस्टिस बने जस्टिस बीआर गवई ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में एक गोलमेज सम्मेलन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जजों को बाहरी दबावों से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि जनता का भरोसा अगर डगमगाया तो लोग भीड़ के न्याय की ओर रुख कर सकते हैं, यानी जन विद्रोह जैसी स्थिति आ सकती है। जस्टिस गवई ने कॉलेजियम सिस्टम की खामियों को स्वीकार किया, लेकिन यह भी कहा कि इसका कोई विकल्प न्यायपालिका की स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम क्या है, इस पर अभी हम आपसे चर्चा करेंगे। उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामले न्यायपालिका पर जनता के भरोसे को कमजोर करते हैं। जस्टिस गवई ने जजों का रिटायरमेंट के बाद सरकार से मिला कोई पद स्वीकार कर लेना, ये जो हुआ है बार बार, इस पर भी गंभीर चिंता जताई है और एक खास ऐलान किया उन्होंने, जो बेहद जरूरी ऐलान है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब जो जज हैं रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद स्वीकार करते हैं तो जनता को लगता है कि उनके फैसले भविष्य के इनाम को ध्यान में रखकर लिए गए थे। ऐसे ही बात कभी अरुण जेटली साहब ने भी कही थी, जो अब दिवंगत हो चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, इस देश के बड़े वकील और सांसद थे। उन्होंने भी ये बात कही है कि जज फैसला लिखते हैं भविष्य के इनाम को देखकर, तो लगभग उसी से मिलती जुलती बात जस्टिस गवई ने भी की। और आगे उन्होंने कहा कि इसीलिए
उन्होंने स्वयं फैसला किया है कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद नहीं लेंगे। ये एक बड़ा ऐलान है और इस ऐलान के साथ ही ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग पद लेते हैं उनकी निष्ठा संदिग्ध हो जाती है। और भी कुछ महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने, कहा कि जजों का सरकारी नियुक्तियों या राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना नैतिक चिंताएं पैदा करता है। यह संदेह पैदा कर सकता है कि क्या उनके निर्णय निष्पक्ष थे। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज साहब थे जो लगातार वहां की सरकार के खिलाफ फैसले या टिप्पणियां देते थे, और जब चुनाव आया 2024 का तो वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, यानी इस्तीफा दिया उन्होंने अपनी सर्विस से, और इस समय वो लोकसभा के सदस्य हैं। यानी एक तरफ भ्रष्टाचार के मामले और दूसरी तरफ रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली नियुक्ति, न्यायपालिका की साख घटती ही जा रही है। भारत में जजों के लिए वैसे कूलिंग ऑफ पीरियड की मांग की जाती रही है ताकि रिटायर होने के बाद तुरंत बाद किसी को सरकारी पद ना मिले। कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब अगर आप रिटायर हो गए हैं तो 2 साल, 3 साल, 4 साल एक कोई तय हो जाए, एक अवधि तय हो जाए जिसमें उन्हें कोई पद ना मिले, और इस बीच जो सरकार रहती है वो हो सकता है बदल जाए, तो फिर कोई सीधा लेन देन का मामला नहीं बनेगा, ऐसा माना जाता है। न्यायपालिका की आज़ादी और कार्यकाल को अंतिम वर्षों में जो लोग प्रभावित करते हैं, खास तौर पर उनकी निष्पक्षता प्रभावित होती है, जिससे एक चिंता होती है। अब आप जो 4 तस्वीरें देख रहे हैं इस पर अभी हम चर्चा करते हैं, लेकिन एक सवाल तो उठता है कि आखिर ये कूलिंग पीरियड हो या नियुक्ति ना ले कोई रिटायर होने के बाद, ऐसा कोई आदेश खुद न्यायपालिका ने क्यों नहीं दिया, यानी वो न्यायपालिका खुद भी ऐसी व्यवस्था कर सकती है। आलोचकों का कहना है कि कुछ जज साहबान दरअसल लालच में सरकार के हक में फैसला दे देते हैं ताकि बाद में उन्हें कोई बड़ा पद मिले। अतीत में ऐसे कई उदाहरण हैं और इसीलिए ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। जस्टिस रंजन गोगोई, इनको तो आप जानते ही होंगे, इस समय राज्यसभा के सदस्य हैं और 2020 में राज्यसभा सदस्य बने। 19 में रिटायर होने के तुरंत बाद राम मंदिर पर फैसला दिया था। ये फैसला इस वजह से उसकी बड़ी चर्चा होती है कि इसमें माना गया था कि जो मस्जिद तोड़ना था वो गलत था, लेकिन फैसला उनके हक में हुआ जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी। यौन उत्पीड़न का भी एक आरोप लगा था और उसमें जो उसकी जो जांच हुई, जो उसकी सुनवाई हुई, उसमें खुद शामिल थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद जिसने आरोप लगाया उसको भी कोई सज़ा नहीं दी गई, खुद तो ये बरी अपनी जो बेंच थी उससे हो ही गए थे। तो एक बड़ा सवाल उठा कि आखिर जिसने आरोप लगाया उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगर उसने सही आरोप लगाया और अगर गलत आरोप लगाया और अगर सही आरोप लगाया तो फिर गोगोई साहब कैसे राज्यसभा में पहुंच गए, एक ये बड़ा सवाल उठता रहा है और इसने विश्वसनीयता पर काफ़ी सवाल उठाए। जस्टिस अरुण मिश्रा जो 2020 में रिटायर हुए थे, ये रिटायर होने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने। 2019 में जाने माने वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर जस्टिस अरुण मिश्रा के खिलाफ एक उद्योग समूह के कई मामलों को अपनी अदालत में सुनने का आरोप लगाया। आरोप था कि उस समूह को जस्टिस अरुण मिश्र संरक्षित करते हैं और सारे जो मामले हैं वो उनकी खंडपीठ को ही सुपुर्द किए जाते हैं। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल 2018 में रिटायर हुए और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष बने। SC/ST एक्ट को कमज़ोर करने वाला फैसला भी जस्टिस गोयल का था, जिसका राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ और सरकार को कानून बदलना पड़ा। और अभी कुछ दिन पहले जस्टिस बेला त्रिवेदी ये रिटायर हुई और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने जस्टिस बेला त्रिवेदी के लिए कोई विदाई समारोह आयोजित नहीं किया, जो अपने आप में एक बहुत ही अनोखी बात है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जस्टिस रिटायर हों और उनका विदाई समारोह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ना करे।
अब जस्टिस बेला त्रिवेदी के लिए विदाई समारोह क्यों आयोजित नहीं हुआ, उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं, उनके व्यवहार को लेकर जब वो जज थी, लेकिन उस पर हम कोई टिप्पणी यहाँ नहीं करेंगे। पर एक और जज के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, इस सिलसिले में उनकी याद कर लेना चाहिए। जस्टिस पी सदाशिवम, जो भारत के 40वें मुख्य न्यायाधीश थे 19 जुलाई 2013 से 26 अप्रैल 2014 तक, और रिटायर होने के बाद वो केरल के राज्यपाल बनाए गए। 5 सितंबर 2014 से 5 सितंबर 2019 तक वे केरल के राज्यपाल रहे। ये चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि वो पहले ऐसे पूर्व सीजेआई हैं जिन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके पहले लोगों को कोई प्राधिकरण का या किसी और इस तरह के जो पद होते हैं उसमें नियुक्त किया जाता था, लेकिन सीधे राज्यपाल, जो राज्य की सरकार के साथ जिसका जुड़ाव हो, संचालन में हिस्सा ले रहा हो, राज्य के राजनीति से बहुत उसमें जुड़ाव हो जाता है, तो एक बहुत बड़ी ये एक घटना थी। लेकिन अब शुरुआत हो गई है, तो कहाँ तक जाएगा ये सिलसिला, कहा नहीं जा सकता। हालांकि कुछ ऐसे भी न्यायाधीश हुए हैं जिन्होंने पहले ही घोषणा की थी कि वो कोई पद नहीं लेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी, जैसे जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ। इन्होंने स्पष्ट किया था कि वे सरकारी पद नहीं लेंगे। मदन लोकुर अभी भी अक्सर अपनी टिप्पणियां करते हैं, लेख लिखते हैं और चिंता जाहिर करते हैं कि न्यायपालिका की दिशा क्या है। और जस्टिस जोसेफ ने कई ऐसे फैसले किए थे जब ये हाईकोर्ट में थे जिससे सरकार को तकलीफ थी, तो कॉलेजियम की सिफारिश के बाद भी उन्हें लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त नहीं किया गया। उन्हें कार्यकाल मिला तो बस चंद महीने ही बाकी थे और फिर वो रिटायर हो गए। तो कुल मिला के वो लोग जो सरकार के साथ खड़े नज़र नहीं आते हैं, उनको किस व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है ये आप समझ सकते हैं। अभी हमने कॉलेजियम सिस्टम की जब बात की तो जाहिर है आप ये भी जानना चाहेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या, आया कहाँ से है, क्योंकि अब नियुक्तियाँ जो होती हैं वो कॉलेजियम सिस्टम के तहत ही होती हैं। कॉलेजियम सिस्टम दरअसल भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति और उनके तबादलों की एक प्रणाली है। यही तय करती है कि कौन जज हाई कोर्ट में बनेगा, कौन जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें कौन कौन होता है, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सर्वोच्च न्यायालय के जो कुछ वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं, और फिर वो सरकार को यानी कार्यपालिका को अपनी सिफारिश भेजता है, और इस सिफारिश के आधार पर जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। लेकिन ये नियुक्ति कॉलेजियम की राय से बंधी होती है, यानी कॉलेजियम जो राय देती है नियुक्ति वही होती है। सवाल है कि कॉलेजियम सिस्टम आखिर शुरू कैसे हुआ, क्योंकि पहले तो नियुक्तियां सरकार ही करती थी और बहुत सवाल भी नहीं उठते थे। दरअसल इसके पीछे 3 जजेस केस का एक सिलसिला है, यानी ऐसे 3 बार ऐसे फैसले हुए हैं जिसके बाद सरकार के हाथ से निकलकर पूरा नियुक्तियों का मामला पहुंच गया कॉलेजियम के पास, जो दरअसल जजों की एक अपनी एक तरह से कमेटी आप कह सकते हैं वो है। तो पहला जज केस क्या है, यह 1981 का है, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस फैसले में कहा गया कि सरकार की राय जजों की नियुक्ति में प्राथमिक होगी, सीजेआई की राय बाध्यकारी नहीं होगी। यानी 1981 में जो हुआ उसमें सरकार का वर्चस्व बना रहा। लेकिन फिर 12 साल बाद 1993 में एक फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें पहली बार कहा गया कि जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जो सलाह होगी वो सर्वोपरि होगी, और सीजेआई वरिष्ठतम जजों से परामर्श के बाद निर्णय लेंगे, और यहीं से कॉलेजियम सिस्टम की नींव पड़ती है। यानी सरकार के हाथ में जो था मसला नियुक्ति का वो निकलकर अब न्यायपालिका के हाथ में पहुंच जाता है। और तीसरा जज केस क्या है, अब इस पर भी आपत्ति हुई तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1998 में इसमें राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कॉलेजियम जो है उसमें चीफ जस्टिस, इसके अलावा 4 वरिष्ठतम एससी जज यानी सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे।
हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस के अलावा 2 वरिष्ठतम जज और संबंधित हाई कोर्ट के सीजेआई की राय ली जाएगी। यानी अगर दिल्ली हाई कोर्ट में नियुक्ति होनी है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, 2 सीनियर जजेस रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के, और हाई कोर्ट के यानी दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहेंगे, और इनकी राय से जजों की हाई कोर्ट में नियुक्ति होगी। तो कॉलेजियम की जो संरचना है वो और प्रक्रिया जो है वो तय कर दी गई। अब ये पूरा जो मसला है, इससे कॉलेजियम सिस्टम एक मजबूत सिस्टम बन के सामने आया और सरकार के हाथ से यह अधिकार एक तरह से चला गया। माना गया था कि इससे ऐसे जज बनेंगे जिन पर सरकार को उपकृत करने का या सरकार से उपकृत होने का कोई आरोप नहीं लगेगा या नहीं लगा होगा। लेकिन जल्दी ही ये भी आरोप लगने लगे कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, जजों के खानदान के लोगों को ही जज बनाने की सिफारिश की जाती है। सरकार की ओर से भी इस पर सवाल उठाए गए और 2014 में एक बड़ा प्रयास हुआ, और यह प्रयास क्या था? NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये एक अधिनियम है जो पारित हुआ था 2014 में संसद से। इसमें कहा गया था कि कॉलेजियम की जगह सरकार और न्यायपालिका के लोग मिलकर अब जजों की नियुक्ति करेंगे। लेकिन 2015 में ये जो प्रयास था सरकार का, उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया। यानी 2014 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC लागू किया, सरकार को अधिक भूमिका दी गई थी, और यही वो तर्क था जिसके आधार पर खारिज किया गया। इसमें चीफ जस्टिस, 2 वरिष्ठ जज, कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते अगर NJAC बनता, यानी सरकार और न्यायपालिका का बराबर बराबर का एक तरह से एक उसमें हिस्सा हो जाता, और तब नियुक्ति का सवाल सरकार की ओर से माना जाता है कि सरकार की ज़्यादा से हो गई है, सरकार की बात ज़्यादा मानी जाएगी, ऐसा लगता है। और इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए सरकार के इस फैसले को या इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि उसकी नज़र में ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमज़ोर करता था। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका को यानी सरकार को नियुक्तियों में प्राथमिकता देना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। इस फैसले ने सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जाहिर है तनाव बढ़ाया, या तनाव की जो तस्वीर है उसको दुनिया के सामने रखा। और कुछ ही दिन बाद एक और ऐसी तस्वीर सामने आई जो अभूतपूर्व थी। तारीख थी 12 जनवरी 2018। ये तस्वीर अगर आपकी अखबार पढ़ने में रुचि हो तो शायद आपको याद होगी। उस समय चीफ जस्टिस से दीपक मिश्रा और उनके कार्यकलापों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश पर सवाल उठाए थे कि वो चुनिंदा मामलों को कुछ पसंदीदा बेंच को ही सौंपते हैं, जिससे न्याय प्रभावित होता है। इन जजों ने कहा था कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। वे इसलिए बोल रहे हैं कि 20 साल बाद उनसे ये न पूछा जाए कि जब ऐसा हो रहा था तो आप लोग चुप क्यों थे। ये एक वाकई भारत के इतिहास का, चाहे जुडिशियल हिस्ट्री कह लीजिए या पॉलिटिकल हिस्ट्री कह लीजिए, एक अभूतपूर्व घटना थी। इसमें थे जस्टिस जे चलमेश्वर, जो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठतम जज थे उस समय। इसके अलावा जस्टिस रंजन गोगोई भी थे, जो बाद में मुख्य न्यायाधीश भी बने। जस्टिस मदन बी लोकुर, जो एक काफ़ी सम्मानित जज हैं अभी भी, जिनकी चर्चा होती रहती है, जिनके लेख आते रहते हैं, उनके बयान आते रहते हैं, और जस्टिस कुरियन जोसेफ। ये वो 4 जज थे जिन्होंने ये सवाल उठाया। हालांकि जस्टिस गोगोई जब मुख्य न्यायाधीश बने तो शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें याद नहीं थी, या उनकी यादों की जो क्या कहें उसको आप सॉफ्टवेयर कह लीजिए, उससे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डिलीट हो गई थी। तो राज्यसभा में है अब, और वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर या जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था उस पर शायद ही कभी कोई चर्चा हुई हो। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कई मौक़ों पर अपनी स्वतंत्रता भी दिखाई, जैसे यही कि जुडिशियल कमीशन
अपॉइंटमेंट कमीशन को रद्द किया, चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया। ऐसे कुछ इक्का दुक्का फैसले बीच बीच में आए हैं जो सरकार को असहज करते हैं, लेकिन जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत है। न्यायपालिका लोकतंत्र का आधार है, लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे मामले, पोस्ट रिटायरमेंट नौकरियों का लालच और सरकार सुप्रीम कोर्ट का तनाव इसे कमजोर करता है। सीजीआई गवाही की चिंताएं और कॉलेजियम सिस्टम में सुधार की जरूरत इस बात की ओर इशारा करती हैं कि वाकई समय बदलाव का आ गया है। तो क्या भारत की न्यायपालिका इस संकट से उबर पाएगी? ये सवाल हर नागरिक के लिए विचारणीय है। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.